अपने वजूद का एहसास। अरे कहाँ भागी जा रही हो? दीपिका को तेज तेज कदमों से जाते हुए देख पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सलोनी उसे आवाज़ लगाते हुए बोली। मरने जा रही हूँ, दीपिका ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अरे वाह, मरने और इतना सच धस कर। चल अच्छा है, आज यमदूतों का भी दिन अच्छा गुजरेगा, सलोनी चुटकी लेते हुए बोली। मैं परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है, दीपिका सलोनी को घूरते हुए बोली। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को निपटूंगी। अरे हुस्नारा, इस बेचारी को भी आज करोल बाग की ओर जाना है। यदि महारानी को कोई ऐतराज़ ना हो तो यह नाचीज उनके साथ चलना चाहती है, सलोनी ने दीनहीन होने का अभिनय करते हुए मासूमियत से जवाब दिया। चल, बड़ी आई औपचारिकता निभाने वाली, सलोनी की पीठ पर हल्का सा धौल जमाते हुए दीपिका बोली। एक तू ही तो है जो मेरा दुख दर्द समझती है। बातों बातों में दोनों पड़ोसन कम सहेलियां बस स्टैंड पहुंच गईं। कुछ ही देर में करोल बाग वाली बस आ गई। एक तो ऑफिस टाइम, ऊपर से सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई दिल्ली की आबादी, जिधर देखो भीड़ ही भीड़। खैर धक्का मुक्की के बीच दोनों सहेलियां बस में समार हो गईं। संयोग अच्छा था कि 2 सीटों वाली एक लेडीज बर्थ खाली थी। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ, कहते हुए दीपिका सलोनी का हाथ पकड़कर झट से उस खाली बर्थ पर लपक कर विराजमान हो गई। सलोनी, कुछ तो अच्छा हुआ? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? चल अब साफ साफ बता क्या हुआ, और यह चांद सा चेहरा आज सूजा हुआ क्यों है? दीपिका, अरे क्या बताऊं, घर में किसी को मेरी तनिक भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन और सबकी सेवा करने वाली नौकरानी हूँ। अरे इतना गुस्सा क्या हो गया? सलोनी उसे प्यार से अपने से चिपकाते हुए बोली। आज सुबह मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक सो गई, घर का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। देर हो जाने के कारण भागम भाग में ऑफिस जाने के लिए नहाने जाने से पहले मैं इनके लिए कपड़ा निकालना भूल गई, तो महाशय तौलिया लपेटे तब तक बैठे रहे जब तक मैं बाथरूम से निकल नहीं आई। और इस भाग दौड़ के बीच इतनी मुश्किल से जो नाश्ता बनाया उसे भी बिना किए यह कहते हुए ऑफिस चले गए कि आज शर्ट पैंट निकला ना होने के कारण तैयार होने में देरी हो गई। इधर साहबजादे तरुण को आलू गोभी की सब्जी नाश्ते में दिया तो मुंह फुलाकर बैठ गए कि रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाते खाते बोर हो गया हूँ, मशरूम क्यों नहीं बनाया। उधर मेरी बिटिया रानी की रोज़ यही शिकायत रहती है कि आप रोज़ एक ही तरह की बहन जी स्टाइल की चोटी करती हो। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज़ नए नए स्टाइल में उनकी हेयर डिज़ाइन करती हैं। बस सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। कोई या नहीं पूछता कि मैंने नाश्ता किया या नहीं, टिफ़िन में क्या ले जा रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, कहीं मुझे लेट तो नहीं हो रहा है। सबको बस अपनी अपनी चिंता है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू भर गए। अरे परेशान मत हो मेरी ब्यूटी क्वीन, अव्वल तू खुद इतनी सुंदर है कि कुछ भी पहन ले तो भी हीरोइन ही लगेगी, और घर के जो सारे लोग तुझसे फरमाइशें करते हैं उसकी वजह उनका तुझसे लगाव है, वे तुझ पर भरोसा करते हैं, सलोनी उसे प्यार से समझाते हुए बोली। बस बस रहने दो, मैं सब समझती हूँ, यह सब कहने की बातें हैं। यहाँ मेरी जान भी जा रही होगी ना, तो भी किसी न किसी को ज़रूर मुझसे कोई काम पड़ रहा होगा। दीपिका का उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच अगले स्टॉप पर बस के रुकते ही उसके ऑफिस में डेली वेज पर काम करने वाली प्यून कांति किसी तरह जगह बनाते हुए उस बस में दाखिल हो गई। लेडीज सीट की ओर पहुंचकर बस के हैंगिंग हुक को पकड़कर वह खड़ी हो गई। अभी वह आंचल से अपना पसीना पोंछ ही रही थी कि दीपिका ने पूछा, अरे कांति कैसी हो? दीपिका की आवाज़ सुनकर कांति चौंक कर उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, अरे मैडम, आप भी इस बस में? नमस्ते। दीपिका को देखकर उसके चेहरे पर सदैव छाई रहने वाली मुस्कान कुछ और खिलाई थी। दीपिका, नमस्ते, तुम तो रोज़ 9 बजे दफ्तर पहुंच जाती हो, आज लेट कैसे? कांति,
मैडम, दरअसल आज से बेटे की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। वह जिद कर रहा था कि सबके मम्मी पापा उन्हें छोड़ने एग्ज़ाम सेंटर पर आएंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। वह इतने लाड से बोल रहा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसे पहुंचाने चली गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई, सॉरी। दीपिका, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पति भी तो बेटे के साथ जा सकते थे ना? अभी कांति कोई जवाब दे पाती कि वह सलोनी की ओर मुड़ते हुए बोली, देखो, हर घर की यही कहानी है। औरत घर का भी काम करे और बाहर भी मरे, और पति एक भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो मर्द हैं। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। अभी कांति आगे कुछ और बोल पाती कि दीपिका ने कहा, अब पति की तरफदारी करना छोड़ो। पति को हमेशा परमेश्वर पूजनीय और उनकी जातियों पर पर्दा डालने का ही यह नतीजा है कि उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। वह विफरने सी लगी थी। नहीं मैडम, मैं उन्हें बचा नहीं रही हूँ। दरअसल पिछले साल ऑटो चलाते समय उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए बाहर के काम में उन्हें दिक्कत होती है, किंतु वे घरेलू कार्य में मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। कांति की बातों से विस्मित दीपिका एकदम सन्नाटे में आ गई। दिव्यांग और बेरोजगार पति, छोटी सी तनख्वाह में पूरे परिवार का गुजारा करने वाली कांति क्या उससे कम चुनौतियों का सामना कर रही है? लेकिन 1 इंच की मुस्कान लिए घर और बाहर दोनों जगह का काम कितनी हंसी खुशी संभाल रही है। इधर कांति बोले जा रही थी, मैडम, बच्चे और पति जब अपनी इच्छा और परेशानी मेरे सामने रखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस घर की धुरी हूँ। उनका मुझसे कुछ अपेक्षा रखना मुझे मेरे होने का एहसास कराता रहता है। कांति की सहज बातों ने अनजाने में ही दीपिका के अंदर धधक रही क्षोभ और गुस्से की अग्नि ज्वालाओं को मीठी फुहार से बुझा दिया। सच में कांति ने कितनी आसानी से उसे समझा दिया कि पति और बच्चों की फरमाइशें और उनका उस पर निर्भर होना उसे परेशान करना नहीं बल्कि उनसे जुड़े रहने की निशानी है। एक क्षण के लिए उसने कल्पना कर याद देखा कि पति और बच्चे अपना अपना काम करने में व्यस्त है। कोई अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ना तो उसकी चिरौरी कर रहा है और ना ही कोई तुनक कर मुंह फुलाए बैठा है। अभी कुछ क्षण पहले तक इन्हीं फरमाइशों से बुरी तरह खिंची हुई दीपिका का दिल इस कल्पना से ही घबरा उठा। वह स्वयं से दृढ़तापूर्वक बोली, लेट्स हैव ए न्यू बिगनिंग। पश्चाताप की बूंदें गुस्से और खीस से उपजे उसकी आंखों के सूखेपन को तर कर रही थीं। तभी उसके मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजी। देखा तो पति अश्विनी की कॉल थी। उसके हेलो कहते ही वे बोले, दीपू, आज सुबह सोते समय तुम बिल्कुल इंद्रलोक की परी लग रही थी। तुम्हें नींद से जगाकर मैं यह मौका खोना नहीं चाहता था। अश्विनी की बातें सुनकर इस भीड़ भरी बस में भी उसके गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। वह धीरे से बोली, बस बस ठीक है, शाम को समय से घर आ जाना। आज मैं आपके पसंद के केले के कोफ्ते और लच्छा पराठा बनाऊंगी और तरुण के लिए मशरूम। बाय अश्विनी। बाय स्वीट हार्ट। फ़ोन रखते ही उसने सोनल के साथ मिलकर 2 सीट वाली बर्थ पर थोड़ी सी जगह बनाई और कांति का हाथ पकड़कर उसे सीट पर बैठाते हुए बोली, आओ कांति बैठो, तुम भी खड़े खड़े थक गई होगी, हम साथ साथ चलेंगे। कांति पहले थोड़ा हिचकी, लेकिन दीपिका के आत्मीय निमंत्रण से उसका संकोच भीग कर बह निकला। कांति, थैंक्स दी, आपका परिवार बहुत लकी है। दीपिका, धन्यवाद, पर भला वो क्यों? कांति, जब आप बाहरी लोगों का इतना ख्याल रखती हैं तो आपके घर वालों को तो किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। कांति की हथेली को धीमे से दबाकर उसे मौन धन्यवाद देते हुए वह खुद से बोली, थैंक्स कांति, मेरे संसार में मुझे अपने वजूद का एहसास कराने के लिए। दीपिका के चेहरे पर भी अब कांति की तरह 1 इंच की सच्ची वाली मुस्कान खिल आई थी। उसे मुस्कुराते देख सलोनी बोली, अब लग रही हो सच्ची ब्यूटी क्वीन, दुनिया से बेखबर। बस कि इस लेडीज बर्थ पर एक साथ 3 मुस्कान खिलाईं।
इधर अच्छी और चिकनी सड़क पाकर बस की रफ्तार भी तेज हो गई थी। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।